भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट डे नोवेल के एपिसोड नंबर 360 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग होंग अलायंस में घूम रहा होता है, वहाँ पे सारे ट्रेस को देख रहा होता है, लेकिन तभी लू फेंग की नज़र एक गोल्डन आर्मर पर जाती है और लू फेंग को उसमें से अलग ही ऑरा और एनर्जी फील हो रही थी। यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग उसके पास जाता है, उसकी एनर्जी को फील करता है जो कि सोल्जर और जनरल आर्मर जैसा ही होता है, लेकिन ये एक स्कैन और सिमुलेटेड वर्चुअल वर्ल्ड में रखा हुआ था। इससे लू फेंग को यहाँ पे कॉलिंग की आवाज़ नहीं आती, जैसे कि लू फेंग को सोल्जर और जनरल आर्मर ने उसे बुला रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा था। अगर रियलिटी में होता तो लू फेंग को ये जरूर महसूस होता। और अब फिर लू फेंग उस पिक्चर की ओर देखता है जहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन होती है और उसमें प्राइस भी होती है। लू फेंग के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है जब वो देखता है कि ये तो मर्डर फ्लेम रेस से है और वहाँ पे उस पिक्चर की डिटेल इंफॉर्मेशन भी होती है कि ये एक आर्मर है जो कि एंशिएंट बैटल में रेस वॉर्स के द्वारा ऑब्टेन की गई थी और इसकी ओरिजिनल ऑनर एम्पर ऑफ द मदर फ्लेम रेस है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके हाथों 10 एम्पर मारे गए थे जो कि आराम से एक नाइट को भी मार सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बारे में और भी डिस्क्रिप्शन होता है कि इस गोल्डन आर्मर अनडैमेज है और एक शॉकिंग मिस्टीरियस वजह से और इसको एक एग्जामिनेशन में रखा गया है और यहाँ पता लगाया गया कि ये अपने साइज को नहीं बदल सकता है और इसको कोई भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है और इसकी स्टोरी भी इतनी ज़्यादा है कि एक नाइट को भी बहुत मशक्क़त करनी होगी तभी जाके इसको ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन जब ऐसा किया गया तो वहाँ पे सिर्फ छोटे से डरा नहीं आए थे, ना के बराबर ही देखा जाए तो इसका साइज चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अनडाइन अपने बॉडी को छोटा बड़ा करके उसको पहन सकता है और इसकी मदद से कोई भी किसी भी सोल अटैक को 90% तक रोक सकता है और यहाँ पर अटैक को इतना कम किया जा सकता है। लेकिन हर एक चीज़ का वीकनेस भी जरूर होता है। इसके भी 3 वीकनेस होते हैं। पहले तो ये गोल्डन आर्म में एक रिजिड है जो कि फिक्स रहते हैं। अगर कोई बंदा फाइटर है तो उसको अपने ब्लेड्स को घुमाने में दिक्कत आ सकती है। दूसरा ये कि ये 8 मीटर लंबा है और यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बंदे को 2 मीटर हाइट अनडाइंग बिंग इसको यूज़ नहीं कर सकता है। अगर साइज को बड़ा करेगा तो उसकी पावर कम हो जाएगी। यहाँ पे तीसरा ये है कि ये भले ही गोल्ड आर्मर है जो कि 90% सोल अटैक को रिवर्स कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसमें कोई हेलमेट नहीं है और वहाँ से सोल अटैक हो सकता है, यहाँ पे वो मारा भी जा सकता है और यही इसके 3 बड़ी ग्रेटेड वीकनेस है। और इन सब को मिलाने के बावजूद भी इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है जो कि लगभग 5 बिलियन मिक्स एलिमेंट्स के बराबर होती है और इसी कारण अभी तक यहाँ पे बहुत कमी है जो कि इस आर्मर को खरीदने की सोचते हैं। अब लू फेंग इस देखकर शौक हो जाता है कि ये तो 5 बिलियन मिक्स एलिमेंट्स के लिए जो कि अभी के दरमियान लू फेंग के लिए भी बहुत ज़्यादा है। वो जेड एम्पर जो कि लू फेंग के साथ ही जाकर उसे सारी चीज़ दिखा रहे होते हैं, वो लू फेंग की तरफ देख लेते हैं कि वो इस गोल्डन आर्मर की तरफ देख रहा है, जिसे देखकर वो हंसते हुए कहते हैं कि ये आर्मर बहुत ही मिस्टीरियस है, ये फिजिकल और सोल अटैक दोनों को रोक सकता है, लेकिन इसकी वीकनेस स्पेशली है जो कि तुम इसमें देख ही सकते हो। अब लू फेंग भी उसकी तरफ देखता और कहता कि क्या इसे किसी और ने नहीं खरीदा है पहले। यहाँ पे इतने सारे वीकनेस है लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो शॉकिंग है, यहाँ पे कोई तो होगा जो कि इसको खरीदा होगा। तो वो जेड हंसते हुए कहते कि हाँ, यहाँ पे इसे पहले किसी ने भी खरीदा है, पहले की मर्तबा ब्लैक फोनिक्स इन्हें इसे खरीदा था और मैं उसको जानता भी हूँ। यहाँ पे उसने अपने बॉडी के साइज को चेंज किया था इसको अपने ऊपर चढ़ाने के लिए। इसके बाद लू फेंग पूछता है कि आखिर इसके बाद क्या हुआ। तो वो जेड एम्पर बताते हैं कि इसके थर्ड वीकनेस के कारण ही वो मारी गई क्योंकि इसमें कोई भी हेलमेट नहीं था और फेस के थ्रू सोल अटैक से वो मारी गई और वो उस वार में ही मारी जा चुकी थी। जिसके बाद वो जेड आगे कहते हैं कि किसी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई एम्पर जो अपनी सोल अटैक में टेरिफाइंग प्रोफिशिएंट को रखता है वो आराम से इसको मार सकता है, वो एक छोटी सी जगह से भी तुम्हें मार सकता है और यहाँ पे गोल्डन आर्मर उसके खिलाफ यूजलेस हो जाता है और ये सिंपली वेस्ट और यूजलेस है।
अगर ये 500 से 600 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर होता तो हम लोग इसे खरीदने की सोच सकते थे, लेकिन 5 बिलियन ये तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एम्पर भी अगर इसको खरीदने की सोचे तो उसे थोड़ा सा भी झटका लगेगा कि 5 बिलियन, अगर देखा जाए 5 बिलियन तो एम्पेरिकल भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे इन सब के बारे में सोचते हैं और वो आगे बताता है कि इसे कई बार ट्रांसफर भी किया जा चुका है। तो लू फेंग क्यूरियस होते हुए पूछता है कि ट्रांसफर किया जा सका है क्या इस यूनिवर्स ट्रेजर हॉल में सिर्फ एक ही है? अब यहाँ पे वुड जेट कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे टोटल 3 है, लेकिन एक देखा जाए तो एक यहाँ पे एक ब्लैक फोनिक्स को मिल चुका है। वहीं पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस आर्मर की तरफ देख रहा होता है, उसी के बारे में सोच रहा था। और लू फेंग क्या आता है, ये अपने साइज को नहीं बदल सकता है, किसी के बॉडी में फ्यूज नहीं हो सकता है, मदर फ्रेम रिस्क क्या है। अब यहाँ पे लू फेंग समझ जाता है कि ये वैसा ही है सोल्जर और जनरल आर्मर की तरफ, और जो मदर फ्लेम रिस्क का लोगो है वो सोल्जर और जनरल और गोल्डन लोगो पे सेम टू सेम बना हुआ है। लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा था। लू फेंग क्या था कि मुझे डेफिनेटली इसे खरीदना ही होगा। अब लू फेंग अपने ट्रम्प कार्ड के बारे में भी जानता था। लू फेंग जानता था कि उसके पास साउ विंग्स है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ में उसके पास नेमलेस नैनो से जनरल आर्मर है, और इन सब का यूज करके लू फेंग की स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लगभग 10,000 सेक्टर लॉट्स के बराबर, जो कि एक डिफरेंस होता है सेक्टर लॉट और अंडाइंग बेंग में। लू फेंग इन सब को यूज करता, और अगर यहाँ पे लू फेंग के पास गोल्डन आर्मर भी आ जाता तो उसकी डिफेंस और ऑफेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है। अब लू फेंग इन सब के बारे में सोचता और कहता है कि अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें ना होती तो आज मैं इतना पावरफुल ना होता, और मैं मन से शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने इसको क्रिएट किया है, नेमलेस मैनुअल को, गोल्डन आर्मर की, ये सब को क्रिएट किया है। मुझे कैसे भी करके इसे लेना होगा। अब लू फेंग वुड जेट एम्पर की तरफ देखते हैं और वुड जेट भी लू फेंग की तरफ क्यूरियोसिटी से देखने लगते हैं। अब लू फेंग स्माइल करता है और कहता है कि यहाँ पे मुझे आपकी कुछ ज़रूरत पड़ सकती है। और अब फिर सीन चेंज कर हमें बताया जाता कि गोल्डन आर्मर को खरीदने के लिए लू फेंग को तो 5 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स जरूरत होते हैं, और लकीली ये सिर्फ 5 बिलियन से, जो कि लू फेंग को उस इनहेरिटेंस क्रिस्टल को बेचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लू फेंग ने नॉन्सी यूट से कई सारे सामानों को लूटा होता है उसे मारकर, और लू फेंग उन सारी चीज़ों को बेच देता है। और यहाँ पे लू फेंग के पास डिस्काउंटेड प्राइस से भी आता है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग उसको बेचना नहीं चाहता था लो प्राइस में। और जबकि लू फेंग प्राइमरी के सिटी लीडर का डिस्पल होता है तो उसे प्रिविलेज भी दिया जाता है। और यहाँ पे लू फेंग आधे दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग हर एक चीज को बेच देता है। और यहाँ पर पहले तो वर्चुअल मैस कंपनी में लू फेंग को टोटल जितना भी सामान होता है उन सबको 7 बिलियन में खरीदने का राजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आगे चल के जब वो हॉन्ग अलायंस में इन सबको बेचने की कोशिश करता है तो इसका प्राइस 7 बिलियन से 7.8 बिलियन हो जाता है, जो कि देखा जाए एक अच्छा प्राइस होता है। लेकिन यहाँ पे वुड जेट एम्पर लू फेंग से पैशनेटली उसे बेचवाते हैं, और यहाँ पे फाइनली उन्होंने उसकी मदद से 8.6 बिलियन में बेच देते हैं, जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से 1.6 बिलियन ज़्यादा होता है। और यहाँ पे अगर लू फेंग वर्चुअल यूनिवर्स में कंपनी में बेचता तो लू फेंग को थोड़ा सा घाटा भी होने वाला था। अब आधे दिन बाद और लू फेंग यहाँ पे सारी चीज़ों को बेच चुका होता है, वो यहाँ पे उस ट्रेजर्स को खरीदने के लिए यहाँ तैयार होता है, और लू फेंग वहाँ पे चला जाता है उसको खरीदने के लिए जहाँ पे वो गोल्डन आर्मर होता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो खरीदने जाता है और कहता है कि मैं इस गोल्डन आर्मर को खरीदना चाहता हूँ जो कि स्पेशल है। वहाँ का जो वर्कर होता है उसे विश्वास नहीं होता कि क्या गोल्ड आर्मर। अब यहाँ पे गोल्ड आर्मर वहाँ पे बहुत लंबे समय से था, कोई भी उसको खरीद ही नहीं रहा था, यहाँ पे कोई भी इस पे ध्यान भी नहीं देने वाला था। और जब लू फेंग आके कहता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ तो वो भी शॉक हो जाता है। अब यहाँ पे वर्कर कहता है कि डियर कस्टमर थोड़ी देर वेट करिए, मैं यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे जाके यहाँ के ऑनर को बुलाने वाला हूँ। और यहाँ पे वो चला जाता है और दिखाया जाता है कि उसके जो स्लीव होता है उस पर 3 स्टार बना हुआ था, और ये एक 3 स्टार वॉरियर्स था। लू फेंग भी स्माइल करता है। अब फिर वहाँ पे लेडी आती है और कहती है चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। और लू फेंग और वो लेडी एक रूम में अंदर चली जाती है और वो दोनों अलग अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाती है, जिसके बाद वो लेडी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मैं जैजिन एम्पर हूँ, यहाँ की ट्रेजर हॉल की सेकेंडरी ऑनर। अब लू
लूफेंग यहाँ साइलेंट होता है, जिसके बाद वो लेडी आगे क्या आती है कि यहाँ पर बहुत ही रेयर होता है जो कि यहाँ पे गोल्ड आर्मर को खरीदने की इच्छा रखता है। और मैं यहाँ पे पहले आपको वार्न कर देती हूँ कि यहाँ पे कई लोगों ने इसको खरीदा है, लेकिन यहाँ पे सब कोई मारे जा चुके हैं और 5 बिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में सोच लीजिए। तो लूफेंग भी हामी भरता है। देखा जाए तो लूफेंग अभी थोड़ा बहुत अमीर हो चुका था, लेकिन 5 बिलियन यहाँ पे ऐसी वर्थलेस आइटम में लूफेंग ऐसे ही नहीं लगाने वाला है, वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन ये आर्मर लूफेंग को चाहिए थी, यहाँ पर नाइट भी इसको बहुत ही मुश्किल से डिस्ट्रॉय कर पाता। लूफेंग के लिए हायर वर्जन हो सकता है। अब लूफेंग इसके लिए हर एक चीज़ बेच सकता था इसको खरीदने के लिए। अब लूफेंग फाइनली कह देता है कि मैं इसको खरीदने वाला हूँ, तो रेडी कहती है ठीक है, और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है इसको खरीदने के लिए, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड सिस्टम और दोनों पार्टी का एक विटनेस होता है कि आपने इसको खरीदा होता है। जिसके बाद यहाँ पे उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता है और वहाँ पे फंड भी होता है जो कि लूफेंग को देने होते हैं। लूफेंग और लेडी वो साइन कर देती हैं और लूफेंग इमीडिएटली उसे यूनिवर्स ट्रेजर हॉल अकाउंट में से 5 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स ट्रांसफर कर लेती है। अब उसको खरीदने के बाद लूफेंग उस लेडी से कहती है कि मैं ये आशा करता हूँ कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो किसी को ना पता चले, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ खरीदने, आप इतनी रिक्वेस्ट को मान सकती है। तो लेडी भी कहती है रिलैक्स करिए, हमारे ट्रेजर हॉल यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को रिवील नहीं कर सकता। जिसके बाद लूफेंग भी स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे लेडी भी वहाँ से गायब हो जाती है। और अब फिर मैं सीन चेंज कर वर्चुअल वर्ल्ड के एक नाइट के स्पेशल रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे वही लेडी वहाँ पे वास्ट आइसलैंड में आ जाती है। वो एक सेंटर एरिया होता है एंशिएंट पैलेस का, जो कि पूरी तरीके से खाली होता है और वहाँ पर एक बूढ़ा घुसर बैठा हुआ होता है। वहाँ पे लेडी आती है, उसके सामने झुकती कहती पैलेस मास्टर। अब यहाँ पे ओल्ड मैन उस लेडी की तरफ देखती है। अब यहाँ पे वो ओल्ड मैन उस लेडी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या यहाँ पे ट्रेजर हॉल में कोई बड़ा मसला हुआ है। तो यहाँ पे वो लेडी कहती है कि गोल्डन आर्मर यहाँ पे बिक चुका है। तो ओल्ड मैन क्यूरियोसिटी से पूछता है कि वो यूजलेस ब्रोकन आर्मर। तो लेडी कहती है हाँ। तो ओल्ड मैन पूछता है कि आखिर किसने खरीदा है। तो यहाँ पे लेडी को दिखाया जाता है जो कहती है कि यहाँ पे उसने अपने आइडेंटिटी को रिवील करने से मना किया है। यहाँ पे उसने वर्चुअल वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट को भी यहाँ पे साइन कर लिया है। यहाँ पे वो कहती है कि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होने वाला है उसकी आइडेंटिटी को ट्रेस करने के लिए। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि यह मैं जानता हूँ, ये नेचुरली हार्ड है, तुम अब जा सकती हो। तो लेडी भी वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि एक लाउजी गोल्ड आर्मर जो कि 5 बिलियन में खरीदा गया था, आखिर ये इतना वैल्यू क्यों है। इसके बाद वो इन सब के बारे में सोचने लगता है और उसे पता था कि कोई भी इसको खरीदने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं होने वाला है। अब फिर हमें सीन चेंज को वर्चुअल वर्ल्ड के हाईएस्ट पैलेस थंडर आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ केओस एनर्जी होती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, एक डेमोनिक लाइक माउंटेन जैसी, जिसकी एक बड़ी सी ड्रैगन टेल होती है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ प्राइमेट केओस सिटी लीडर होते हैं, यहाँ पे लॉन्ग यान भी होते हैं। अब यहाँ पे वो दोनों बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग यान भी आ चुके थे और दोनों वॉरियर्स होते हैं। दोनों इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि पूरे के पूरे स्पेस को ही शेक कर सकते हैं और यहाँ पे दोनों ओशियन की तरह शांत होते हैं। फिर लॉन्ग यहाँ बात करते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे आपके अप्रूवल के बिना मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे हमें प्राइमेट केओस सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहते हैं वो आर्मर। तो लॉन्गयान और कहते हैं कि लॉन्गयान क्या तुमने उसको डुप्लीकेट करने का तरीका निकाल लिया है। तो लॉन्गयान कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो क्रिएटर उस गोल्डन आर्मर को बनाया था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे एक आर्मर को बल्क में बनाना इतना भी आसान नहीं, मैं इसको बहुत लंबे अरसे से स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं उसको एक भी नहीं बना पाया हूँ। तो सिटी लीडर उससे क्यूरियोसिटी होकर पूछते हैं कि अगर तुम उसको बना नहीं पाए हो तो आखिर तुम यहाँ पे किस काम से आए हो। तो लॉन्गयान कहते हैं कि उस गोल्डन आर्मर को किसी ने खरीद लिया है। तो सिटी लीडर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि इससे क्या हुआ कि अगर उसे किसी ने खरीद लिया है। अब यहाँ पे वो जानते थे कि लॉन्गयान यहाँ पे पर्पसली उस प्राइस को 5 बिलियन रखे थे ताकि यहाँ पे उसको कोई खरीदे। यहाँ पे कोई तो बेवकूफ़ नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पे
पर्सनली वो आके प्राइमरी के उस सिटी लीडर को बता रहे हैं कि उसे खरीदा जा चुका है। तो यहाँ पे वो भी क्यूरियोसिटी से कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है। तो लॉन्गयून मास्टर कहते हैं कि यहाँ पे जिस गोल्डन आर्मर को खरीदा है वो कोई और नहीं, आपका इनडिस्पल लू फेंग है। जिसके बाद लॉन्गयान कहते हैं कि आपका डिस्पल अर्थ से है और यहाँ पे जो ह्यूमंस अर्थ पे हैं उसी ग्रेट क्रिएटर के द्वारा नेचर किए गए हैं और मुझे लगता है कि आपके डिस्पल के पास ऐसा कोई ना कोई तरीका होगा उस गोल्डन आर्मर को यूज करने के लिए। तो सिटी लीडर उसकी तरफ देखकर बोलते हैं कि ऐसा क्या हुआ, अगर उसके पास हुआ है तो क्या, आखिर यहाँ पे कितने ही गोल्डन आर्मर्स मौजूद है यहाँ पे, हमें सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत है तो उसको स्टडी करने के लिए ताकि हम उसको कई सारों में बना सके। यहाँ पे हमें कई सेट और चाहिए इस ह्यूमैनिटी के लिए। जिसके बाद वो इन सब के बारे में बात करने लगते हैं। अब यहाँ पे यान भी बोलते हैं कि हाँ मैं आपके डिस्पल को यहाँ परेशान नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर वो इस गोल्डन आर्मर के बारे में कुछ भी डिस्कवर करता है तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो सिटी लीडर कहते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ, सब मुझ पे छोड़ दो। अब लॉन्गयान वहाँ से पूछते हैं कि क्या आपका मेन बॉडी यहाँ पे वापस आ चुका है, और यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको सिटी लीडर का मेन बॉडी के भी बारे में पता चलेगा। अब सिटी लीडर कहते हैं कि नहीं अभी तक मेरा मेन बॉडी यहाँ पे नहीं आया है। तो लॉन्गयान क्यूरियोसिटी से कहते हैं कि आपको बहुत ही केयरफुल होना होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे मरना नहीं होगा। तो यहाँ पे सिटी लीडर कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं ऐसा अगर हुआ भी तो यहाँ पे वो सिर्फ मेरी क्लोन है जो कि मैं अपनी बॉडी से फिर से रिक्रिएट कर सकता हूँ, तो इसी एनर्जी और टाइम देकर। तो यहाँ पे हमें लॉन्गयान को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है आप अपने बॉडी को बना सकते हैं, लेकिन आपको इसको बॉडी को बनाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्टल की रिक्वायर होगी और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमैनिटी को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा और आप हमारे रेस के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ में से आते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा क्रेजी होने की ज़रूरत नहीं है और आपको पता होना चाहिए कि कब आपको वापस लौटना होगा। तो सिटी लीडर भी हामी भरते हैं। अब इसके बाद लॉन्गयून वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे हमें सीन चेंज कर प्राइमरी के सिटी लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉन्गयून के जाने के बाद वहाँ पे लू फेंग के बारे में सोचने लगते हैं, जहाँ पे वो सोचते हैं कि लू फेंग ने अपनी एक पाइनिकल टेक्निक बनाई थी जिसकी कंप्रीहेंशन एवरेज होती है। और बात करें साव विंग्स के रहते हुए तो वो अभी भी थोड़ा सा वीक है, लेकिन अभी भी उसने जो स्ट्रेंथ दिखाई वो बहुत ही शॉकिंग है। यहाँ तक कि वो अपने विंग्स पे भी ना भी निर्भर करे तो उसकी स्ट्रेंथ हाई एम्पर जितनी होगी। और पता नहीं इस गोल्डन आर्मर में ऐसा क्या है। जिसके बाद वो कहते हैं कि चलो देखते हैं आके लू फेंग क्या करता है, और वो अपने बॉडी के बारे में भी सोच रहे होते हैं और इन सब के बारे में भी सोचते हैं कि कहीं लू फेंग यहाँ पे फॉल न कर दे, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग से उन्हें बहुत ही ज़्यादा आशा थी जो कि ह्यूमैनिटी के लिए आगे ही बढ़ने वाली थी। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लू फेंग का सफर कैसे जाने वाला है और क्या लू फेंग उस गोल्ड आर्मर को अपने मुताबिक ढाल पाता है या फिर नहीं। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।